पहलगाम में आतंकी हमले को अभी 5 महीने भी नहीं हुए हैं। जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास में निहत्थे सिविलियंस पर सबसे भीषण हमला, जहां चुन चुन के हिंदुओं को टारगेट किया गया था, मारा गया था, विटनेसेस को जानबूझकर छोड़ा गया था, जिससे देश का धर्म के नाम पर फिर से बंटवारा हो जाए। न्यूज चैनल एंकर्स और नेतागणों ने आतंकी मंसूबों को कामयाब भी होने दिया। कि आज से एक हफ्ते भी नहीं हुए कि आसिफ मुनीर ने कहा हिंदुओं को टारगेट करो। फिर आता है मई में ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तानी आर्मी आईएसआई को सबक सिखाने के लिए कि गोली का जवाब ब्रह्मोस से भी दिया जा सकता है। दोनों देशों को, उनके फोर्सेस को, सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान झेलना पड़ता है। किसने कितना नुकसान किया उस पर आज भी तू मई मई चल रही है, लेकिन ऑफिशियली बोले तो ऑपरेशन सिंदूर बस कुछ ही दिन पहले समाप्त हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या हालात हैं और क्या असर पड़ा है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही छोटा वक्त है इस चीज के बारे में बातचीत करने का, क्योंकि ऑफ सिंदूर तो अभी कुछ दिन पहले खत्म ही हुआ है। पाकिस्तान के साथ सीजफायर अनाउंस होने के बाद मोदी सरकार ने 30 से भी ज्यादा देशों को डिप्लोमेटिक मिशंस भेजे, भारत का पक्ष उनके सामने रखने के लिए, पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज पर आइसोलेट करने के लिए, पाकिस्तान के जो तार टेररिज्म से जुड़े हुए हैं उन्हें सबके सामने रखने के लिए। लेकिन फोटोज खिंचवाने और गाने बजाने के अलावा इन डिप्लोमेटिक मिशंस ने कुछ ज्यादा हासिल नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि टेररिज्म के खिलाफ सबने बोला, लेकिन पाकिस्तान का नाम किसी ने नहीं लिया। उल्टा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान को अहम काउंटर टेररिज्म पैनल्स को लीड करने को कहा। पहलगाम अटैक के बावजूद आज पाकिस्तान चेयर ऑफ द सैंक्शंस कमिटी अगेंस्ट तालिबान है और वाइस चेयर ऑफ काउंटर टेररिज्म पैनल है, जिसे बाय द वे 9/11 के बाद बनाया गया था। वही 9/11 जिसके करता धरता ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिले थे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हिपोक्रेसी की सीमा तब भी हुई जब दुनिया भर में अपने सटीक जवाबों के लिए प्रसिद्ध वेस्ट को अपनी जगह दिखाने वाले कईयों के हिसाब से बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर एवर एस जयशंकर जी एके लेजर आइज का सालों का जो बेसिक ड्यूटी था, उनका जो प्राइमरी रोल था, पाकिस्तान को एक्सपोज करना, इंटरनेशनल कम्युनिटी में आइसोलेट करना, वहां वो बुरी तरीके से फेल कर जाते हैं। और सरकार इसी फेलियर को छुपाने के लिए लॉन्च करती है ऑपरेशन गद्दार। 48 घंटे के अंदर अंदर सारे पाकिस्तानी सिटीजन्स को भारत छोड़ो का ऐलान। कुछ लोग जो लीगली लॉन्ग टर्म वीजा पर इंडिया में थे, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर खदेड़ा जाता है। पाकिस्तानी आर्टिस्ट सिंगर से बोल दिया जाता है कि अब और कोई गिग्स, कोई और शो इंडिया में नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ ट्रेड, जो वैसे में ही काफी कम हो रहा था, उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। आइडिया सिंपल था कि पाकिस्तान या वहां के लोगों को भारत की तरफ से किसी भी तरीके की मॉनिटरी बेनिफिट, आर्थिक सहायता नहीं पहुंचनी चाहिए। यहां तक कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर्स को भी बैन कर दिया गया। पाकिस्तान ने भी जहां तक मुमकिन हुआ ऐसे कदम उठाए। देशभक्त चैनल को भी पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया। जब हमने पाकिस्तान टेरर टैप, उसकी जो लंबी टेरर की हिस्ट्री है, उसके बारे में जब हमने एपिसोड बनाया, तो वहां का महकमा भी बैन पर लग गया। फिर जून के महीने में दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 आती है। उसमें थी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया अमीर एक सपोर्टिंग रोल में। फिर क्या था, दिलजीत दोसांझ वैसे में ही प्रो फार्मर एजुटेशन स्टांस के लिए जाने जाते हैं। मिल गया भक्तों को एक मौका बदला लेने के लिए। अब ये जानते हुए भी कि सरदार जी 3 की कास्टिंग और पूरी की पूरी शूटिंग पहलगाम हमले से पहले हुई थी, दोसांझ को तब भी भर भर कर गालियां दी गई। मूवी की स्क्रीनिंग इंडिया में कैंसिल करवा दी गई और बात यही नहीं रुकी। बड़ी शर्म की बात है कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर यह कहा कि दोसांझ की इंडियन सिटीजनशिप को रद्द कर देनी चाहिए। एक इंसान जिसे दुनिया भर में भारत का कल्चरल एम्बेसडर बोला जाता है, उसे गद्दार घोषित कर दिया गया। दोसांझ के बचाव करने में जब जावेद अख्तर आते हैं, भाई कहते हैं लॉजिकली कि थिएटर में अगर ये पिक्चर नहीं लगाओगे तो इंडियंस का ही नुकसान होगा, पाकिस्तान का थोड़ी ना नुकसान होगा। तो उन्हें भी बोल दिया गया शट अप, गो टू पाकिस्तान। अरे भाई अख्तर है तो गद्दार तो होगा ही ना। साथ ही साथ किसी भी आप सरनेम के हो, चाहे अख्तर हो या बनर्जी हो, पत्रकार हो या नागरिक हो, किसी ने भी सरकार पर या सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सवाल पूछने की जरूरत की तो उसे गद्दार घोषित कर दिया गया। कहा गया कि फॉग ऑफ वॉर का सवाल है, यहां एकदम कुछ भी सवाल या टिप्पणी अलाउड नहीं है। लेकिन आज 5 महीनों के अंदर अंदर पाकिस्तान का आतंक, हमारे जवानों की शहादत, ऑपरेशन सिंदूर को ताक पे रख दिया गया है, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पाकिस्तान के साथ अगर हम क्रिकेट मैच खेलेंगे तो हमारा देश छोटा नहीं हो जाएगा, यह बात मैं मानता हूं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर 2 दिन पहले खत्म हुआ है। पहलगाम के 5 महीने के अंदर अंदर एक दूसरे को हम गाली बक रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं। इसके बीच में क्रिकेट मैच कहां से आ जाता है भैया? यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं गद्दारी हम सबके बीच में आ चुकी है। गद्दारी लिबरल्स और अमन की आशा रखने वाले लोग नहीं करते हैं। गद्दारी सरकार से सवाल पूछने वाले लोग या कोई मजहब विशेष नहीं करता है। गद्दारी आज पैसे के भूखे दलाल कर रहे हैं। गद्दार कोई कॉमेडियन, जर्नलिस्ट या एक्टर नहीं होता है, या कोई जागरूक सिटीजन नहीं होता है, बल्कि वो होता है जो आज पाकिस्तान के नाम पर नोट छाप रहा है। देशभक्त का आज का एपिसोड ना थोड़ा अलग होगा, थोड़ा ट्रिगरिंग होगा। तो जिन लोगों को सवाल और कड़वे सच से ना सख्त नफरत है, वो अभी जा सकते हैं। आप बाहर पधारिए ना, कोई टेंशन नहीं है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से हमारी टीम गद्दारों की एक लंबी लिस्ट तैयार कर रही है और उस लिस्ट में आर्मी, पुलिस, साइंटिस्ट, आईएएस, आईएफएस तमाम लोग आपको मिल जाएंगे।
जो देश को चंद रुपयों के लिए पाकिस्तान को भी बेचने के लिए तैयार रहते हैं, और उनका धर्म सुनकर तो आप दंग रह जाओगे। लेकिन शुरू करते हैं उस गद्दारी से जिसमें शायद हम सब आज थोड़े से हिस्सेदार बन चुके हैं। 3 टाइम्स चैंपियन पाकिस्तान ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट से अपने आप को विड्रॉ कर लिया, इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला देकर। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई आतंकवादी इंडिया में स्टेडियम के अंदर घुस जाएंगे, टीम को हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट करना पड़ेगा, ये सब हमारे देश में नहीं होता है। लेकिन किसी मजबूरी के चलते हम एशिया कप क्रिकेट से विड्रॉ ना कर पाए, और उस मजबूरी का नाम है महात्मा गांधी। अरे भैया, जब 10 सेकंड के एडवर्टाइजिंग स्लॉट के लिए कोई आपको 14 से 16 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो, टीवी पर को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सरशिप, एसोसिएट स्पॉन्सरशिप की बोली 13-18 करोड़ के बीच में लग रही हो, डिजिटल ओटीटी डील्स में को प्रेजेंटेशन और हाइलाइट्स पार्टनरशिप 30-30 करोड़ रुपए पर फिक्स हो रही हो, तो राष्ट्रवाद और पाकिस्तान बैशिंग को एक शाम के लिए साइड में रखकर सब लोग मैच का आनंद तो उठा ही सकते हैं ना। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। रास्ता यही खत्म थोड़ी ना होता है। इसके ऊपर दुबई में संडे के दिन वहां मैच के लिए टिकट्स के प्राइसेस 10,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपीस तक जाते हैं। ये बात सही है कि इस बार उतना उत्साह नहीं है टिकट सेल्स में, लेकिन इंडिया पाकिस्तान मैच है, पैसे की बारिश होगी गारंटीड है। और यह धंधा कुछ नया नहीं है। बीते 20 सालों में तमाम बॉर्डर, तमाम टेंशन, तमाम आतंकी हमलों के बीच में भी इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी ने 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे जनरेट किए हैं। पैसा ही पैसा हो गया। अब ये बात तो आप भी समझ रहे हैं कि इतना सारा पैसा सिर्फ भारत या बीसीसीआई अकेले तो कमा नहीं रहा है। ऑब्वियसली इन मैचेस से बहुत सारा फायदा पाकिस्तान को पहुंच रहा है, वहां की क्रिकेट बोर्ड को पहुंच रहा है। और भारत सरकार की आर्ग्यूमेंट की अगर आप बात करें तो क्लियर लॉजिक है कि ये पैसा पाकिस्तान सरकार के थ्रू भारत के खिलाफ काम करने वाले संगठनों तक पहुंचता है। ये इस्तेमाल ये करेंगे उन ग्रुप्स को बढ़ावा देने के लिए जो भारत में खून खराबा करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत सरकार ऐसा क्यों करने दे रहा है, परमिशन क्यों दे रहा है? पैसों की तो कोई किल्लत है नहीं हमारे पास। बीसीसीआई के पास इतना टैक्स फ्री पैसा है कि उसे खुद समझ में नहीं आता कि क्या करे इस पैसे का। बीसीसीआई की तरफ से कहा गया है कि भारत सरकार उन देशों के साथ बायलैटरल सीरीज पर रोक लगा देगा जिनके साथ संबंध अच्छे ना हो, लेकिन एशिया कप जैसे मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स में ऐसे टीम्स माने एनिमी नेशन के साथ भी हम खेल सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लॉजिक लगाया। चलो कम से कम नेहरू को तो बीच में नहीं घसीटा यहां। लेकिन भारत सरकार को किसने रोका है भाई अपनी पॉलिसी चेंज करने से? जब सारे आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर सकते हो, पूरी तरीके से बायलैटरल ट्रेड को ठप कर सकते हो, तो एक मैच क्यों नहीं रुकवा सकते हो भाई? अरे इंटरनेशनल क्रिकेट बाय द वे आजकल कौन चला रहा है? किस देश के पैसे के बिना आईसीसी एक कदम भी नहीं ले सकता है? तो पहलगाम के विक्टिम्स को याद करके आप एक मैच से विड्रॉ नहीं कर सकते हो, एक मैच को रुकवा नहीं सकते हो। वोट की भीख मांगते समय तो पुलवामा के शहीदों को आप बहुत याद करते हो, यहां याद नहीं आई? पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? हो सकता है कि कल हमारे नेतागढ़ इंडिया पाकिस्तान मैच को भी डिफेंड करें, यह बोलकर कि यह तो हमारे जवानों की याद में मैच खेला जा रहा है। अरे हमारे बल्लेबाज जो हैं वो जवानों की शहादत का बदला लेंगे। इंडिया पाकिस्तान मैच ना देखना, उस पर सवाल उठाना एंटी नेशनल बोला जाएगा, और हमारे लोग बोलेंगे बात तो सही है। देशभक्त पर हमें प्रॉब्लम मैच से नहीं है, लेकिन उस कॉकरोच स्वभाव से है जिसमें हमें तब्दील कर दिया गया है। आज पाकिस्तान के साथ पॉपो लंच करेंगे तो पाकिस्तान गुड, अमन की आशा नाइस। आज पॉपो पाकिस्तान से नाराज है तो पाकिस्तान इज बैड, इसको बॉयकॉट करो, इसको बैन करो। आज पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच है, लेट्स एंजॉय सम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। माने जो कहा जाए वो करो, सवाल मत उठाओ, अपने विवेक का प्रयोग मत करो। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को कन्विंस करना कि उन्हें अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करना है, इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए अक्सर हमारे सवालों का जवाब भी हमें मिलता है, गद्दार हो तुम। लेकिन आपके दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा यह देख के कि देश के असली गद्दार कौन है, कौन से धर्म से आते हैं, कौन से प्रोफेशन से आते हैं। सुन पाएंगे? तो सुनिए फिर आज का एपिसोड। अगर यह चीजें सुनने की, सहन करने की शक्ति है, तभी आप असली देशभक्त हो। मई के महीने में सीआरपीएफ के एक जवान को दिल्ली में अरेस्ट किया जाता है। इल्जाम पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स या पीआईओस के साथ 2023 से क्लासिफाइड नेशनल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा था। और भी चौंका देने वाली बात, पहलगाम, उसी पहलगाम आतंकी हमले, उस आतंकी हमले से सिर्फ 6 दिन पहले उसका वहां से तबादला होता है, एक्सचेंज होता है। सीआरपीएफ जवान का नाम मोती राम जाट। एनआईए का कहना है कि यह सब उसने पैसों के लिए किया था। इंडिया पाकिस्तान के बीच में तनाव चलते पंजाब पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया जो अमृतसर स्थित इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के बारे में जानकारी पाकिस्तान के आईएसआई के साथ शेयर कर रहे थे। इन दोनों गद्दारों का नाम पलक शेर मस्सी और सूरज मस्सी। अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि यह काम उन लोग ड्रग्स के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए कर रहे थे।
इसी साल मार्च में यूपी एटीएस ने कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के इंप्लॉई को अरेस्ट किया, जूनियर वर्क्स मैनेजर कुमार विकास। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंट नेहा शर्मा के साथ शेयर कर रहे थे। यह पहली बार नहीं था कि आईएसआई हमारे लोगों को हनी ट्रैप कर रहा था इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जैसे फरवरी 2025 में एनआईए ने 2 सिविलियन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को अरेस्ट किया कारवार के आईएनएस कादंबा नेवल बेस से। अक्षय नायक और वेथन ठंडेल क्लासिफाइड डिटेल्स, रिस्ट्रिक्टेड एरिया के फोटोज, नेवल मूवमेंट की जानकारी एक महिला को दे रहे थे, जो महिला दरअसल में एक पाकिस्तानी एजेंट थी। सिर्फ 5,000 रुपए के बदले में यह सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ शेयर हो रहा था। अब लो कॉस्ट ऑपरेशंस में तो हमारी एक्सपर्टीज है, हम विश्वगुरु हैं, लेकिन सस्ती गद्दारी में नया रिकॉर्ड सेट हुआ गुजरात से, जब दीपेश गोहिल ने देश को बेच दिया 200 रुपए प्रतिदिन के दहाड़ी में। दीपेश ने द्वारका के ओखा रीजन की इंफॉर्मेशन, कोस्ट गार्ड की मूवमेंट्स की जानकारी पाकिस्तान को सप्लाई की। 200 रुपए, क्या गुजरात मॉडल है। उधर राजस्थान इंटेलिजेंस ने जैसलमेर के पठान खान को अरेस्ट किया। आईएसआई के लिए स्पाइंग कर रहे थे भाई साहब। ऑफिसर्स के साथ इन कांटेक्ट थे 2013 से। पाकिस्तान जब वो वहां गए थे तब से कांटेक्ट है आईएसआई के साथ। उन्हें पैसे का लालच दिया गया, उनकी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद जैसलमेर इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उनके हैंडलर्स के पास जा रहा था पाकिस्तान में। दिल्ली के तुर्कमान गेट में पुलिस अरेस्ट करती है मोहसिन को, जो एक एस्पिराज रिंग चला रहा था। आईएसआई का पैसा वो हबीबुर रहमान जैसे लोगों को सप्लाई करता, जो राजस्थान में पोखरण के आर्मी बेस में सब्जी सप्लाई कर रहा था। अब बदले में पोखरण आर्मी बेस का सारी खबर वो पाकिस्तान भेज रहा था। सोचा जाए तो कितना इफेक्टिव तरीका है, सैटेलाइट्स और ड्रोन्स की जरूरत नहीं है, सब्जी वाला आर्मी बेस का सारा इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है। गद्दारी का यह खेल कहां कहां किस लेवल तक जा सकता है, आप इस बात से याद करिए जब आईएफएस ऑफिसर माधुरी गुप्ता को अरेस्ट किया गया था। 26/11 के बाद इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को संकेत मिले थे कि इस्लामाबाद, हमारे इस्लामाबाद हाई कमीशन में एक मोल है, इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। बाद में पता चलता है कि माधुरी को उससे आधे उम्र के एक पाकिस्तान एजेंट ने सेड्यूस किया, ट्रैप किया, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया। हाल ही में सत्येंद्र सिवाल, जो भारत के मॉस्को बेस्ड इंडियन एम्बेसी में स्टाफर थे, उन्हें यूपी के एंटी टेरर स्क्वाड ने हापुड़ से अरेस्ट किया। उन्हें भी आईएसआई ऑपरेटिव पूजा ने हनी ट्रैप किया था, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वहां से भी निकाला जा रहा था। और शायद सबसे इनफेमस केस जिसके बारे में हमने एपिसोड भी बना के रखा है, कि जब महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने डीआरडीओ के रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट लेबोरेटरी के हेड प्रदीप कुरुलकर को अरेस्ट किया। अब कुरुलकर जी ज़ारा दासगुप्ता के अदाओं से प्रभावित हो गए थे। न्यूड पिक्चर्स और सेक्सटिंग के बगले में सेंसिटिव डीआरडीओ इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया पाकिस्तान के साथ। और मैं सिर्फ यहां 10 इंस्टेंसेस जल्दी से शेयर कर रहा हूं, लिस्ट और बहुत लंबी है, लेकिन डेटा एक चीज चीख चीख कर कहती है। पिक्चरों में, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में, नेताओं के भड़काऊ बयानबाजी में जो ग़ज़वाए हिंद दिखाया जाता है, वो असल में कोई धार्मिक युद्ध नहीं है। युद्ध है, हमारे ऊपर हमला है, खतरा है, लेकिन वो ग़ज़वाए धन है। पैसा ही धर्म है, और पैसे के लिए सभी धर्मों के लोगों ने देश को बेचने के लिए वो तैयार खड़े थे। फर्क बस इतना है कि कोई 200 रुपए में बेचना चाहता है देश को, कोई 2000 करोड़ का मैच करा के। हमारे देश में आर्मी को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, और दिया भी जाना चाहिए। अब वो अलग बात है कि हमें उनकी एक्चुअल हालत, वर्किंग कंडीशंस, पेंशन वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। नेतागण भी उनके नाम पर वोट मांग लेते हैं, लेकिन कॉम्बैट से ज्यादा उनकी सड़क दुर्घटनाओं में मौतें होती हैं, उस पर आज तक किसी नेता ने काम नहीं किया। लेकिन यह भी सच है कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, जो स्पाई एजेंसीज हैं, हमारे फोर्सेस पर उन्होंने एक खुफिया हमला लॉन्च करके रखा है। राजस्थान की इंटेलिजेंस पुलिस ने सार्जेंट रैंक के एक इंडियन एयरफोर्स पर्सनल मेहर राम को अरेस्ट किया। उसे आईएसआई ने हनी ट्रैप किया हुआ था, और वो एयरपोर्ट्स की जानकारी, डिफेंस एयरपोर्ट्स की जानकारी पाकिस्तान के पास पहुंचा रहा था, इंक्लूडिंग उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन जो बाड़मेर में है। उधर पंजाब पुलिस ने सिपॉय हरप्रीत सिंह और सिपॉय गुरबेज सिंह को अरेस्ट किया। हरप्रीत जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग में पोस्टेड था, और गुरबेज कारगिल में। सेंसिटिव जगहों की जानकारी भी पाकिस्तान तक पहुंच रही थी। जुलाई 2022 में इंडियन आर्मी सोल्जर शांति में राणा को अरेस्ट किया गया, पाकिस्तान को मिलिट्री इंफॉर्मेशन लीक करने के जुर्म में। उसे पाकिस्तानी एजेंट्स ने हनी ट्रैप किया था। उससे 2 महीने पहले प्रदीप कुमार प्रजापत को अरेस्ट किया गया, जो एक एक्स्ट्रा सेंसिटिव रेजिमेंट में डिप्लॉयड थे, वो भी हनी ट्रैप का शिकार हुआ था। मई 2022 में दिल्ली पुलिस ने इंडियन एयरफोर्स सार्जेंट देवेंद्र शर्मा को भी अरेस्ट किया। वो डिफेंस इंस्टॉलेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन एक महिला को पास ऑन कर रहे थे, जो एक्चुअली एक पाकिस्तान एजेंट थी। फरवरी 2020 की बात करें, 13 इंडियन नेवी पर्सनल अलग अलग बेसिस में अरेस्ट किए गए, पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स के साथ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने के जुर्म में। यह हनी ट्रैप, ब्लैकमेल का प्रॉब्लम इतना कॉमन हो गया है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबको अब ट्रेनिंग दे रही है कि भैया इन सब चीजों से कैसे बचना चाहिए। ये खबरें आपने ज्यादा नहीं देखी
होती होंगी, क्योंकि ये अखबार के 16वें पन्ने में दफन कर दी जाती हैं और ऑफन तो रिपोर्टेड भी नहीं होती हैं, क्योंकि ये फैक्ट्स एम्बैरेसिंग है। ये हमारे नैरेटिव जो है ना उसमें फिट नहीं आती है। ये जो दुश्मन की छवि हमने अपने मन में बना के रखी है, उसमें जब वो फिट नहीं होता है ना, जब हम दुश्मन को कपड़े देखकर पहचान नहीं पाते हैं ना, तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग आती है। लेकिन ये बात सच है कि आपको गद्दारी का बहुत गलत पाठ पढ़ाया गया है इतने सालों से। जो देश की कमियों को उजागर करे वो गद्दार नहीं है, जो देश की सत्ता से लोहा ले वो गद्दार नहीं है, जो तीखे सवाल करे वो गद्दार नहीं है, जिसका सरनेम आपको पसंद नहीं है वो गद्दार नहीं है। गद्दार आप कपड़ों से या किसी के प्रोफेशन से उसे आप पहचान नहीं सकते हो। गद्दार तो वो है जो देश को बेचने पर आमादा है, उसे बस अपना फायदा दिखता है। गद्दार वो है जो देश को अपने शब्दों से या अपनी राजनीति से बांट रहा हो। गद्दार तो वो है जो देश के भविष्य के बारे में नहीं, उसके इतिहास में फंसा रहता हो। गद्दार कोई भी हो सकता है, चाहे वो क्रिकेटर हो, नेतागण हो या फिर आर्मी का कोई अफसर ही क्यों ना हो। क्रिकेट में अक्सर देखता हूं, लेकिन ये वाला मैच नहीं देखूंगा। मैं बैन बॉयकॉट में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन नहीं देखूंगा क्योंकि सरकार हमारा बहुत बड़ा चू बना रही है। कल तक जिस देश के गवैयों तक से हमें नफरत करना था, आज उनके साथ हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। कल जिस देश ने हमारे फाइटर्स गिराए, जिसके बारे में हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते थे बिकॉज ऑफ फॉग ऑफ वॉर, आज वो फॉग ऑफ वॉर छट चुका है। अब हम बैठकर मैच देखेंगे, वो भी 4K में। जिस देश ने पुलवामा पहलगाम के बाद हमारी डिप्लोमेसी, हमारी विश्वगुरुता को एक्सपोज कर दिया, आज उसके साथ हम फील्ड में पप्पियां झप्पियां एक्सचेंज करेंगे। जिस देश से आतंक रोकने का अश्योरेंस निकलवाना था, आज उसी देश को हमारी BCCI माला माल करने में लगी हुई है। क्या भारत पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक जीत नहीं दे रहा है ये क्रिकेट मैच खेलकर? क्या ये साइन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं है? अगर ये गद्दारी नहीं है तो मुझे पता नहीं गद्दारी क्या चीज होती है। लेकिन आप जरूर मैच देखिएगा, इंडिया का झंडा लगाकर देखिएगा, ज्यादा नेशनलिज्म का पूरा फील आ जाएगा, और हमारी बातें पसंद ना आए तो माफ करिएगा।